जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है और एग्जाम फेस्टिवल को एक बार फिर आनंदित कर रहे हैं। ज्योग्राफी की सेकंड बुक के चैप्टर संख्या 9 से लेकर 12 तक के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या वन लाइनर या रिक्त स्थान के रूप में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक बार उनका अच्छे से आज रिवाइज है वो कर लेते हैं। एक बात और बता दूं, शाम को हम आपके प्रश्नों को लेकर फिर हाजिर रहेंगे, क्योंकि बहुत से कमेंट, कुछ संशय कई बच्चों को है, तो उनके प्रश्नों को जवाब को लेकर शाम को 8 बजे एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। उससे पहले आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके 9वें चैप्टर से और फटाफट हम रिवाइज करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रदेशीय नियोजन का संबंध है। भी प्रदेशीय नियोजन का संबंध किससे होता है? अब तो अच्छे से दिमाग में सेट है अपने के, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम होता है, प्रदेशीय नियोजन का संबंध है ये। दूसरा प्रश्न देखिएगा, आईटीडीपी निम्न में से किस संदर्भ में वर्णित है? आईटीडीपी है वो किस संदर्भ में वर्णित है ये बताना है, तो वो है समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम है। समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम है। तीसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? सतत पोषणीय विकास आईजीएनपी के लिए, और वो है पारितंत्र का विकास, इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य कितने चरणों में पूरा किया गया है? तो इसका 2 चरणों में कार्य है वो पूरा किया गया है। अगला प्रश्न है 5वां, क्या 1968 में प्रकाशित द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक कौन हैं? द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक हैं एहरलिच। अगला प्रश्न देखिएगा 6, जनजातीय उपयोजना कब प्रारंभ की गई? जनजातीय उपयोजना प्रारंभ की गई 1974 के अंदर। बस दिमाग में सेट करते हुए आगे बढ़ें, और बहुत अच्छी बात है, बहुत से बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन है सबकी। 7वां, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? पंचवर्षीय योजना बतानी है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की, और वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसको है वो प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई? समझ लीजिएगा, बोर्ड के पेपर में नीति आयोग का प्रश्न तो छपा हुआ है ही है, 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है 9वां, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान नहर कब प्रारंभ हुई? 1938, 1948, 1958 या 1968? इंदिरा गांधी नहर परियोजना सही उत्तर है वो है 1958। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ 1958 में हुई। अगला प्रश्न है, कंवर सेन ने जो आईजीएनपी का जनक है, इसने संकल्पना कब प्रस्तुत की थी? ये पूछे तो 1948। प्रोजेक्ट 48 में आया कंवर सेन का, और लागू ये 1958 में आईजीएनपी बनना शुरू हो गई। अगला प्रश्न है, भरमौर को अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र कब घोषित किया गया? भरमौर को जनजातीय क्षेत्र 1975 के अंदर घोषित है वो किया गया। अगला प्रश्न है 12वां, 1967 में सिंचाई आयोग ने कितने जिलों की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की? 1967 में सिंचाई आयोग 67 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल रहे। कौन सा सूखा प्रभावी क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान या उपरोक्त सभी? तो सूखा प्रभावी क्षेत्र सिंचाई के कारण ये सारे ही सूखे से बच जाते हैं, तो इसलिए उत्तर हो जाएगा 4 यानी द। और जब आप एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए उपरोक्त सभी का, तो ध्यान रखिएगा, आपको 1, 2, 3 नहीं भरने, सीधा 4 ही भरना होता है। आप ये मत सोचिएगा भी जिसका उपरोक्त सभी उत्तर होता है उसके सभी ऑप्शन लिखने होते हैं, ये गलत नीति होती है। क्या कभी किसी एक प्रश्न का उत्तर 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? उपरोक्त सभी अपने आप में ये बता रहा है भी ऊपर वाले तीनों सही है, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं लिखना होता अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न आता है तो। अगला प्रश्न है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश में है, किस जनजाति का आवास है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र में कौन सी जनजाति है? भी गद्दी जनजाति है वहां पर, गद्दी जनजाति। चलिए अब रुक करते हैं आपके 10वें चैप्टर परिवहन और संचार की तरफ, और पहला प्रश्न है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है?
और सही उत्तर है 16। और अगर 16 की जगह 17 आ जाए तब भी आप 17 कर सकते हो। और अगर आपको ये कंफ्यूजन है भी सर 16 और 17 दोनों आ जाएं तो, क्योंकि आप 17 कर दीजिएगा, वरना मोस्टली अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो ऑप्शन में आपको 16 ही मिलेगा। जो बुक में दिए गए उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। अब वर्तमान में कितने हो गए उसमें अपने को नहीं उलझना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? बहुत प्यारा प्रश्न। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या आपको कह भी रखा है, 3 जलमार्गों के नाम सहित वो विस्तार है वो याद रखिएगा, और वो है गंगा हल्दिया इलाहाबाद। गंगा हल्दिया इलाहाबाद गंगा नदी में है ये, और इसकी जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा लंबा यही जलमार्ग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ 1923 के अंदर भाई। अगला प्रश्न है चौथा, कि संचार की वह विधा यानी वो तकनीक जो संचार के अन्य साधनों का नियमन करती है यानी रेगुलेशन करती है, वो कौन सी है? बहुत प्यारा प्रश्न है, जो रेगुलेशन करती है दूसरों का। और सही उत्तर है वो कौन सा है? उपग्रह संचार। सभी का रेगुलेशन यही करता है। अगला प्रश्न है, संचार का साधन जो सार्वजनिक संचार तंत्र का भाग है। सार्वजनिक, आपने संचार के 2 प्रकार के साधन पढ़े हैं ना, एक व्यक्ति का है और एक सार्वजनिक है, ठीक है? तो इसमें सार्वजनिक कौन सा है ये बताना है, और वो है समाचार। कौन सा हो गया अभी इसमें? समाचार पत्र। और बाकी पत्र, तार और फैक्स ये सारे क्या हैं? ये सारे वैयक्तिक माध्यम हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का मुख्यालय कहां पर है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट, हैदराबाद के अंदर है भी ये। अगला प्रश्न है 7वां, अब आपके सामने सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? ये हुई मई 1960 के अंदर सीमा सड़क संगठन आया। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय अपने राजस्थान में ही है, जयपुर के अंदर है भी, जयपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल का संचालन मुंबई थाने के बीच हुआ, और लंबाई कितनी है? ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, 34 किलोमीटर है। ये प्रारंभ कब हुआ था? ये कब बना था? वो है 16 अप्रैल 1853। तारीख नहीं याद रहे तो सन जरूर याद रखिएगा, 1853। अगला प्रश्न, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच, पहला तो ये ध्यान रखिए, इलाहाबाद से नैनी के बीच कब की गई थी? 1911 के अंदर, 1911 के अंदर की गई भाई। अगला प्रश्न है 11वां का, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? अभी हम ऊपर कर चुके हैं इस प्रश्न को, और वो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो इलाहाबाद हल्दिया वाला किया हमने, 1120 किलोमीटर लंबाई, 1620 किलोमीटर लंबाई। अगला प्रश्न, यदि आपको लंबी दूरी कम समय में तय करनी है तो आप किस परिवहन साधन का चयन करेंगे? कम समय में दूरी तय करनी है तो किस साधन का करेंगे? भी वायु परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे सस्ता पूछ ले तो वो कौन सा है? जल परिवहन है। अगला प्रश्न है 13वां के, व्यक्तिगत संचार तंत्रों में सर्वाधिक प्रभावी और आधुनिक साधन? पत्र, टेलीफोन, तार, इंटरनेट, ये सारे व्यक्तिगत संचार तंत्र हैं, लेकिन इनमें से सबसे आधुनिक और प्रभावी कौन सा है? और वो है इंटरनेट भाई। अगला प्रश्न है 14वां, क्या सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? 1960 में जो बना था सड़क बनाने का कार्य संवेदनशील क्षेत्रों में, और वो है सीमा सड़क संगठन। अगला प्रश्न है 15वां का, भारत में सड़कों के विकास के लिए 20 वर्षीय सड़क परियोजना है वो कब प्रारंभ हुई थी? कब प्रारंभ हुई? 1961 के अंदर, 1961 के अंदर। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है, तो एक प्रश्न तो इसी के अंदर हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन को जोड़ती है? 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है। इनकी लंबाई कितनी है? और वो है 5846 किलोमीटर है, 5846। इसी कड़ी में एक प्रश्न हो रहा है, उत्तर दक्षिणी गलियारा, और उसकी लंबाई कितनी है? 4016 किलोमीटर। उत्तर दक्षिणी गलियारा किन नगरों को जोड़ता है? तो वो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ऊपर से नीचे श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अगला प्रश्न है पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा की लंबाई है 3640 किलोमीटर,
और पूर्व पश्चिम गलियारा किन को जोड़ता है? ये जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। तो पूर्व में सिलचर है और पश्चिम के अंदर पोरबंदर है। अगला प्रश्न देखिएगा, 19वां भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? यह हुआ 1995 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का गठन 1995। एक बात और बताऊं, कई बच्चे अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं भी सर क्या बोर्ड का जो पेपर है वो केवल और केवल ब्लूप्रिंट पर आधारित होगा या? हालांकि मैं ये चीजें बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन शायद वो नए बच्चे जुड़ते जाते हैं तो कंफ्यूजन रहता है। देखिएगा 25% का वेरिएशन आ जाता है, तो आप उस चीज की अब टेंशन नहीं ले। अब किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आपने तैयारी की है उसी के साथ आगे बढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोंकण रेल मार्ग लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। ये किन नगरों को जोड़ता है? कोंकण। ये रोहा को मंगलोर से जोड़ता है, रोहा को मंगलोर से। अभियांत्रिकी का अनूठा उपहार कहते हैं इसको। ब्रॉडगेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ब्रॉडगेज यानी बड़ी जो लाइन होती है वो होती है 1.616 मीटर। ध्यान रखिएगा 1.616 मीटर। अगला प्रश्न है, अभियांत्रिकी का एक अनूठा चमत्कार, अभी अभी जिक्र किया मैंने, इंजीनियरिंग का एक अनूठा चमत्कार किसे कहा जाता है? कोंकण रेलवे को कहा जाता है भाई। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ जिसे कहा जाता है वल्लाम काली, किस राज्य में आयोजित की जाती है? नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, और ये आयोजित होती है केरल राज्य के अंदर। तो अभी 9वां और 10वां पाठ हो गया है। अब बात करते हैं आपके 11वें चैप्टर की। 11वें चैप्टर का पहला प्रश्न है कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? और वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। आगे बात करते हैं 11वें चैप्टर का दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है, बंदरगाह है, वो कौन सा है? और वो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम पूर्वी तट पर है। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है, किसके माध्यम से किया जाता है? वो है समुद्र और वायु मार्ग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है चौथा, कि भारत का सर्वाधिक आयात निम्न में से किस क्षेत्र से होता है? और वो है एशिया और ओसेनिया, एशिया और ओसेनिया से, यानी ऑस्ट्रेलिया वाली साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पत्तन पोताश्रय सबसे गहरा है? सबसे गहरा पत्तन कौन सा है ये बताना है, और ये है पारादीप, पारादीप ओडिशा के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा छठा, बेवानंद कयाल, सुपर इंपॉर्टेंट, जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं। ध्यान रखिए, एक तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बेवानंद कयाल को कहा जाता है, लेगून को कहा जाता है। इसके मुहाने पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है वो स्थित है? तो वो है कोच्चिपत्तन, कोच्चिपत्तन। कोच्चिपत्तन पश्चिमी साइड में है केरल में। विश्व व्यापार की कुल मात्रा में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, 1% है भाई। भारत की हिस्सेदारी 1% है व्यापार में। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन नहीं है, पश्चिमी साइड का नहीं है। कांडला पश्चिम का है, मंगलुरु पश्चिम का है, मुंबई पश्चिम का है। कौन सा नहीं है भी? पारादीप, ये पूर्वी साइड ओडिशा के अंदर है। अगला प्रश्न है 9वां, के देश का सबसे बड़ा पत्तन? तो वो तो हो ही गया मुंबई पत्तन, उत्तर भी लिखा हुआ है मुंबई पत्तन। अगला प्रश्न, भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है? भारत का विशालतम मुंबई के अंदर ये जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन है। अब रुक करते हैं आपके 12वें चैप्टर की तरफ, एनवायरमेंट वाला जो चैप्टर है। निम्न में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? अच्छे से दिमाग में है यमुना, और यमुना ऑप्शन में नहीं हो तो गंगा मिल जाएगी भाई, सबसे अधिक यमुना है। निम्न में से कौन सा रोग जलजन्य है? जलजन्य रोग है वो है अतिसार। अगला प्रश्न है तीसरा, क्या निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? अम्ल वर्षा का कारण है वो है वायु प्रदूषण की वजह से ऐसा होता है। एक बार फिर बता दूं, आप सबके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर बहुत सी जिज्ञासाएं अभी भी आपके दिमाग में हैं, उन सब को लेकर शाम को एक बार फिर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक आप खुद इस सीरीज को रिवाइज करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी जाते जाते इस फटाफट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर ले। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है? प्रवास के लिए, माइग्रेशन के लिए। अगला प्रश्न है 5वां, एशिया की विशालतम गंदी बस्ती धारावी कहाँ स्थित है? धारावी बस्ती, सबसे गंदी बस्ती ये कहाँ है? मुंबई के अंदर है भी।
अगला प्रश्न है छठा, क्या धूम्र कोहरा संबंधित होता है? किससे संबंधित है? ये है वायु प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रदूषित जल के उपयोग से होने वाली बीमारी है। प्रदूषित जल के उपयोग से दस्त, डायरिया भी होता है, हैजा भी होता है, पीलिया भी होता है। तो उत्तर में क्या भरोगे? 4 या द उपरोक्त सभी। तो ये कुछ 12वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सब आपको पीडीएफ में मेरा पहले ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड है, वो करवाया हुआ है। उम्मीद करता हूं अच्छे से इनसे भी आप लाभान्वित है वो होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और शाम को एक बार फिर मिलते हैं कल के अपने एग्जाम फेस्टिवल के हैप्पीनेस मोमेंट की पूर्व संध्या पर फिर एंजॉय करते हैं। और कोई भी संशय अगर आपके दिमाग में है तो वो अभी इस वीडियो के सेक्शन में लिख दीजिएगा। शाम को 8 बजे 7-8 बजे के आसपास मैं फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक एक बार फिर आप सब बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए जय हिंद, जय भारत।